ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए सरकार द्वारा सोशल मीडिया के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ बातचीत। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स घोषित कर दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सोशल मीडिया की अगर बात करें तो यूजर्स काफी समय से शिकायत कर रहे थे सोशल मीडिया के दुरुपयोग की, तो इस पे जो नए दिशा निर्देश आए हैं तो उसके पीछे की सोच क्या है? पहले तो जो सरकार की सोच है वो बहुत सीधी है कि एक ही प्रकार का काम करने वाले सबको एक ही न्याय मिलना चाहिए। उधर अगर न्यूज़पेपर्स को प्रेस काउंसिल है, समाचार पत्रों को अगर उसके कोड ऑफ एथिक्स है, तो सोशल मीडिया को क्यों नहीं होना चाहिए? जो व्यवस्था न्यूज़पेपर्स को है वही डिजिटल न्यूज़पेपर्स को होगी, वही सोशल मीडिया को होगी। यही हमने किया है। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने कोई नए बंधन नहीं डाले। हमने एक क्षेत्र को बिल्कुल ही बंधन नहीं था या एक क्षेत्र को कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने एक सुचारू व्यवस्था इसमें दी है और इसीलिए दुनिया भर में स्वागत हुआ इसका कि भारत ने बहुत प्रागतिक इस तरह के नए नियम बनाए। दूसरा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सिनेमा है, उसमें सिनेमा भी दिखता है, सीरियल्स भी दिखते हैं। तो सिनेमा के लिए तो सेंसर बोर्ड है। यहाँ हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन करके पेरेंटल लॉक वगैरह अरेंजमेंट करना आपका काम है। दूसरा हमने कहा है कि प्रोग्राम कोड है टीवी को, तो आपको भी प्रोग्राम कोड है, तो वो प्रोग्राम कोड का पालन करना पड़ेगा। यानी जो व्यवस्था है एक माध्यम को, वही व्यवस्था इस माध्यम को भी लगाई है, क्योंकि सभी लोग शिकायत कर रहे थे, समाचार पत्र वाले भी, टीवी चैनल वाले की भी, हमें सारे प्रोग्राम कोड है लेकिन इन्हें कुछ नहीं है। तो अब सबको एक न्याय मिलेगा, ये व्यवस्था है। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया के बारे में यूजर्स भी कहते थे कि इस पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज या फिर जो हिंसा को भड़काने का जिस तरह से सोशल मीडिया पे आरोप लग रहे थे, तो आपको लगता है ये जो नए दिशा निर्देश आए हैं उससे इन पर लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी? हम तो ये मानते हैं कि ये मूल माध्यमों की विवेक पर ही निर्भर है। मूल काम है एक व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार करे और वो चले। लेकिन अगर नहीं चली तो एक संवैधानिक अधिकार सरकार के पास होता ही है। लेकिन जैसे अभी 26 जनवरी के निमित्त से जो सोशल मीडिया पे जो सामने आया केस टूल किट वाला, तो ये तो साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे साजिश हुई भारत को बदनाम करने की, कि योगा और चाय को भी अभी लक्ष्य बनाएंगे और नहीं इसकी बदनामी करेंगे। और जिस तरह से 26 जनवरी की पूरी घटनाक्रम को एक्शन डे बताया गया, तो ये बहुत गंभीर बात है और माध्यम का दुरुपयोग है। तो मुझे लगता है अपनी राय देना एक बात होती है, लेकिन बदनाम करना किसी गैर उद्देश्य से, इस तरह से समाज में एक वैर भाव पैदा करना, ये गलत है और ये किसी भी कानून सम्मत देश में नहीं चलता। सर, अगर सोशल मीडिया पर किसी कंटेंट को लेकर कोई यूजर अगर कोई शिकायत करता है तो क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल की कोई व्यवस्था? हाँ, ये व्यवस्था सबसे मुख्य बिंदु है इसमें कि चाहे वो डिजिटल न्यूज पोर्टल हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप हो, इनको निश्चित रूप से किसी की भी शिकायत आई तो कोई संज्ञान लेना चाहिए 24 घंटे में, और संज्ञान लेकर 15 दिन में उसका निपटारा भी करना चाहिए। क्योंकि और अगर नहीं वहां हुआ तो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म में ये प्रकरण जाएगा और सेल्फ रेगुलेशन में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी के सामने वो जाएगा, सुनवाई होगी और उससे भी अगर कुछ नहीं हुआ या कोई बहुत ही आक्रामक तरीके से और बहुत गलत तरीके से कुछ चित्र पेश हो रहा है, तो सरकार के पास तो पहले से अधिकार है ही और उसका हम उपयोग भी करते हैं। आपने देखा होगा अनेक चैनल पे जब कोई एकदम ही गलत बात होती है तो हम 24 घंटे 48 घंटे रोकने की, साल में एक आध बार ही एक आध चैनल के लिए ही होता है, लेकिन वो ताकत और पावर सरकार के पास पहले से है, नया कुछ नहीं किया है। कई बार सर महिलाओं के खिलाफ भी देखा जाता है कि आपत्तिजनक कंटेंट डाले जाते हैं सोशल मीडिया पर। वही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या पोर्नोग्राफी हो या सेक्स अब्यूज हो, ये जो इस तरह के अपराध है वो तो जघन्य है और जिसको 5 साल से ज्यादा सजा मिलने का कानून है, उसी 5 साल के ज्यादा कानून को बहुत गंभीरता से लेकर इन माध्यमों के द्वारा भी
प्रसार करने पर का पाबंदी है। सर, जो ओटीटी को लेकर कोड ऑफ एथिक्स की जो बात की, उसमें सर एक है कि दर्शकों की उम्र के आधार पर कंटेंट को मतलब डिवाइड करने का, तो थिएटर में और या सड़क पर भी पिक्चर दिखाते हो तो हजारों लोग देखते हैं, इसलिए वहां दो ही कैटेगरी है, एक सबके लिए और एक वयस्कों के लिए। लेकिन ये घर में देखना है या अपने हाथ में देखना है, और इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ये चॉइस है अपना, तो उसके लिए हमने ये किया है कि सेल्फ क्लासिफिकेशन करें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कि सबके लिए देखने लायक कौन सा है, वयस्कों के लिए कौन सा है, 13 से अधिक उम्र वाले कौन देख सकते और 16 से अधिक उम्र वाले क्या देख सकते। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन खुद करे और उसका पेरेंटल लॉक और घर वाले भी पालन करें, इसी दिशा में हमारा नियमावली बनी है। ये एक व्यवस्था देने का प्रयास है, हमने जिनको व्यवस्था नहीं थी उनको दी है और समान किया है सभी माध्यमों को। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ओटीटी के लिए जो आए हैं गाइडलाइंस, तो सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन या विचार विमर्श नहीं किया गया। ओटीटी से तो बहुत कंसल्टेशन हुआ, 2 बार तो मैंने मीटिंग बुलाई, सभी ओटीटी ऑपरेटर्स आए थे, और उससे ज्यादा 3 जगह मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में हमारी प्रत्यक्ष 3 स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए। संसद में, स्टैंडिंग कमेटी का, कंसल्टेटिव कमेटी में, सब जगह चर्चा हुई, सबकी राय ली, सैकड़ों हजारों पत्र हमें आए दोनों तरफ से, तो ये सब आए तो उसका भी संज्ञान लिया, तो कंसल्टेशन तो हुआ ही है। हाँ, डिजिटल न्यूज पोर्टल के बारे में कंसल्टेशन फॉर्मल नहीं हो पाया, क्योंकि किसको पूछे, उसका कोई जानकारी नहीं है कौन से निकलते हैं। जैसे अगर समाचार पत्रों की बात करेंगे तो आरएनआई के पास रजिस्ट्रेशन होता है, तो 1 लाख न्यूज़पेपर्स के नाम, पते, मालिक सब हमारे पास है, तो हम उनको बुला सकते, पूछ सकते कि भाई आपकी क्या राय है। यहाँ किसी का आता पता ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो अब उनको यही कहा है कि आपकी सारी जानकारी दे दो और फिर कभी भी हमारे पास आइए, आपका स्वागत है। अच्छा सर, ये जो डिजिटल मीडिया के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है, तो क्या इससे फेक न्यूज जो है उस पर भी लगाम लगाने में मदद मिले? फेक न्यूज तो एक संकट है ही, लेकिन फेक न्यूज से वैरभाव न पैदा हो और ये भी देखना जरूरी होता है, और इसलिए फेक न्यूज बस्टर हमने पीआईबी में शुरू किया। अब हम बाकी एजेंसीज को भी कर रहे हैं, और फेक न्यूज बाकी समाचार पत्रों, समाचार टीवी चैनल्स ने भी शुरू किया है अपना अपना वायरल सर्च। तो इस तरह से झूठ खबर नहीं चलनी चाहिए, वो पेड न्यूज से भी ज्यादा गंभीर है। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ओटीटी हो या डिजिटल मीडिया, उनके लिए जो दिशा निर्देश जो आए हैं वो यूजर्स को एम्पावर करने में, यानी उनको सशक्त करने में आपको लगता है कितना मददगार? बिल्कुल मदद करेगा। एक तो हम मानते हैं कि ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने जो नया साधन उपलब्ध करवाए, उससे तो जनता को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। आज हम देखते हैं कितनी नई प्रतिभाएं कोने कोने में बैठी, देश में विदेश में, सबकी प्रतिभा को एक स्थान मिला है और एक दूसरे का देखकर एप्रिशिएट करते हैं, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग करके कोई उल्टा काम न करे, ये देखना जरूरी है। इसका संयम की चाबी हमने प्लेटफॉर्म के पास ही रखी है। अच्छा सर, ये जो सभी गाइडलाइंस आए हैं वो कब से फिर लागू होंगे? ये जैसे कहा 3 महीने में ये लागू होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग पालन करेंगे, और इसका दुनिया भर में स्वागत हुआ है, आगे भी होता रहेगा। सबकी आशंकाएं गलत साबित होगी अगर किसी के मन में है तो, लेकिन आज भी ये देख रहा हूं मैं कि लोगों को लगा था कि बहुत कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, क्या तो नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, मोदी सरकार क्रिटिसिज्म में भी विश्वास करती है। लेकिन समाज में वैरभाव पैदा करना, डिवाइड करना, देश के खिलाफ साजिश करना और अपने मित्र देशों से संबंध बिगाड़ना, ऐसी कोशिश करना, और देश के तरक्की के खिलाफ जो आते हैं वो गलत काम जो है उसको ही हम गलत मानते हैं, बाकी किसी को गलत नहीं मानते। शुक्रिया सर। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे सरकार द्वारा सोशल मीडिया के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ बातचीत। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पे भी सुन सकते हैं। ऑफ एथिक्स घोषित कर दिया है।
इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सोशल मीडिया की अगर बात करें तो यूजर्स काफी समय से शिकायत कर रहे थे सोशल मीडिया के दुरुपयोग की, तो इस पे जो नए दिशा निर्देश आए हैं तो उसके पीछे की सोच क्या है? पहले तो जो सरकार की सोच है वो बहुत सीधी है कि एक ही प्रकार का काम करने वाले सबको एक ही न्याय मिलना चाहिए। उधर अगर न्यूज़पेपर्स को प्रेस काउंसिल है, समाचार पत्रों को अगर उसके कोड ऑफ एथिक्स है, तो सोशल मीडिया को क्यों नहीं होना चाहिए? जो व्यवस्था न्यूज़पेपर्स को है वही डिजिटल न्यूज़पेपर्स को होगी, वही सोशल मीडिया को होगी। यही हमने किया है। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने कोई नए बंधन नहीं डाले। हमने एक क्षेत्र को बिल्कुल ही बंधन नहीं था या एक क्षेत्र को कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने एक सुचारू व्यवस्था इसमें दी है और इसीलिए दुनिया भर में स्वागत हुआ इसका कि भारत ने बहुत प्रागतिक इस तरह के नए नियम बनाए। दूसरा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे सिनेमा है, उसमें सिनेमा भी दिखता है, सीरियल्स भी दिखते हैं। तो सिनेमा के लिए तो सेंसर बोर्ड है, यहाँ हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन करके पेरेंटल लॉक वगैरह अरेंजमेंट करना आपका काम है। दूसरा हमने कहा है कि प्रोग्राम कोड है टीवी को, तो आपको भी प्रोग्राम कोड है, तो वो प्रोग्राम कोड का पालन करना पड़ेगा। यानी जो व्यवस्था है एक माध्यम को, वही व्यवस्था इस माध्यम को भी लगाई है, क्योंकि सभी लोग शिकायत कर रहे थे, समाचार पत्र वाले भी, टीवी चैनल वाले, कि भाई हमें सारे प्रोग्राम कोड है लेकिन इन्हें कुछ नहीं है। तो अब सबको एक न्याय मिलेगा, ये व्यवस्था है। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया के बारे में यूजर्स भी कहते थे कि इस पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज या फिर जो हिंसा को भड़काने का जिस तरह से सोशल मीडिया पे आरोप लग रहे थे, तो आपको लगता है ये जो नए दिशा निर्देश आए हैं उससे इन पर लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी? हम तो ये मानते हैं कि ये मूल माध्यमों की विवेक पर ही निर्भर है। मूल काम है एक व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार करे और वो चले, लेकिन अगर नहीं चली तो एक संवैधानिक अधिकार सरकार के पास होता ही है। लेकिन जैसे अभी 26 जनवरी के निमित्त से जो सोशल मीडिया पे जो सामने आया केस टूल किट वाला, तो ये तो साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे साजिश हुई भारत को बदनाम करने की, कि योगा और चाय को भी अभी लक्ष्य बनाएंगे और नहीं इसकी बदनामी करेंगे। और जिस तरह से 26 जनवरी की पूरी घटनाक्रम को एक्शन डे बताया गया, तो ये बहुत गंभीर बात है और माध्यम का दुरुपयोग है। तो मुझे लगता है अपनी राय देना एक बात होती है, लेकिन बदनाम करना किसी गैर उद्देश्य से, इस तरह से समाज में एक वैर भाव पैदा करना, ये गलत है और ये किसी भी कानून सम्मत देश में नहीं चलता। सर, अगर सोशल मीडिया पर किसी कंटेंट को लेकर कोई यूजर अगर कोई शिकायत करता है तो क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल की कोई व्यवस्था? हाँ, ये व्यवस्था सबसे मुख्य बिंदु है इसमें, कि चाहे वो डिजिटल न्यूज पोर्टल हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप हो, इनको निश्चित रूप से किसी की भी शिकायत आई तो कोई संज्ञान लेना चाहिए 24 घंटे में, और संज्ञान लेकर 15 दिन में उसका निपटारा भी करना चाहिए। क्योंकि और अगर नहीं वहां हुआ तो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म में ये प्रकरण जाएगा और सेल्फ रेगुलेशन में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के जज के अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी के सामने वो जाएगा, सुनवाई होगी, और उससे भी अगर कुछ नहीं हुआ या कोई बहुत ही आक्रामक तरीके से और बहुत गलत तरीके से कुछ चित्र पेश हो रहा है, तो सरकार के पास तो पहले से अधिकार है ही और उसका हम उपयोग भी करते हैं। आपने देखा होगा अनेक चैनल पे जब कोई एकदम ही गलत बात होती है तो हम 24 घंटे 48 घंटे रोकने की, साल में एक आध बार ही एक आध चैनल के लिए ही होता है, लेकिन वो ताकत और पावर सरकार के पास पहले से है, नया कुछ नहीं किया है। कई बार सर महिलाओं के खिलाफ भी देखा जाता है कि आपत्तिजनक कंटेंट डाले जाते हैं सोशल मीडिया पर। वही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या पोर्नोग्राफी हो या सेक्स अब्यूज हो, ये जो इस तरह के अपराध है वो तो जघन्य है, और जिसको 5 साल से ज्यादा सजा मिलने का कानून है, उसी 5 साल के ज्यादा कानून को बहुत गंभीरता से लेकर इन माध्यमों के द्वारा भी प्रसार करने पर का पाबंदी है। सर, जो ओटीटी को लेकर कोड ऑफ एथिक्स की जो बात की, उसमें सर एक है कि दर्शकों की उम्र के आधार पर कंटेंट को मतलब डिवाइड करने का, तो थिएटर में और या सड़क पर भी पिक्चर दिखाते हो तो हजारों लोग देखते हैं, इसलिए वहां 2 ही कैटेगरी है, एक सबके लिए और एक वयस्कों के लिए।
लेकिन ये घर में देखना है या अपने हाथ में देखना है, और इसलिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ये चॉइस है अपना। तो उसके लिए हमने ये किया है कि सेल्फ क्लासिफिकेशन करें OTT प्लेटफॉर्म्स कि सबके लिए देखने लायक कौन सा है, वयस्कों के लिए कौन सा है, 13 से अधिक उम्र वाले कौन देख सकते और 16 से अधिक उम्र वाले क्या देख सकते। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन खुद करे और उसका पेरेंटल लॉक और घर वाले भी पालन करें, इसी दिशा में हमारा नियमावली बनी है। ये एक व्यवस्था देने का प्रयास है। हमने जिनको व्यवस्था नहीं थी उनको दी है और समान किया है सभी माध्यमों को। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि OTT के लिए जो आए हैं गाइडलाइंस, तो सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन या विचार विमर्श नहीं किया गया। OTT से तो बहुत कंसल्टेशन हुआ, 2 बार तो मैंने मीटिंग बुलाई, सभी OTT ऑपरेटर्स आए थे, और उससे ज्यादा 3 जगह मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में हमारी प्रत्यक्ष 3 स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए। संसद में, स्टैंडिंग कमेटी का, कंसल्टेटिव कमेटी में, सब जगह चर्चा हुई, सबकी राय ली, सैकड़ों हजारों पत्र हमें आए दोनों तरफ से। तो ये सब आए तो उसका भी संज्ञान लिया, तो कंसल्टेशन तो हुआ ही है। हाँ, डिजिटल न्यूज पोर्टल के बारे में कंसल्टेशन फॉर्मल नहीं हो पाया, क्योंकि किसको पूछे, उसका कोई जानकारी नहीं है कौन से निकलते हैं। जैसे अगर समाचार पत्रों की बात करेंगे तो RNI के पास रजिस्ट्रेशन होता है, तो 1 लाख न्यूज़पेपर्स के नाम, पते, मालिक सब हमारे पास है, तो हम उनको बुला सकते, पूछ सकते कि भाई आपकी क्या राय है। यहाँ किसी का आता पता ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो अब उनको यही कहा है कि आपकी सारी जानकारी दे दो और फिर कभी भी हमारे पास आइए, आपका स्वागत है। अच्छा सर, ये जो डिजिटल मीडिया के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है, तो क्या इसे फेक न्यूज जो है उस पर भी लगाम लगाने में मदद मिले? फेक न्यूज तो एक संकट है ही, लेकिन फेक न्यूज से वैरभाव न पैदा हो और ये भी देखना जरूरी होता है, और इसलिए फेक न्यूज बस्टर हमने PIB में शुरू किया। अब हम बाकी एजेंसीज को भी कर रहे हैं और फेक न्यूज बाकी समाचार पत्रों, समाचार TV चैनल्स ने भी शुरू किया है अपना अपना वायरल सर्च। तो इस तरह से झूठ खबर नहीं चलनी चाहिए, वो पेड न्यूज से भी ज्यादा गंभीर है। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे OTT हो या डिजिटल मीडिया, उनके लिए जो दिशा निर्देश जो आए हैं वो यूजर्स को एम्पावर करने में, यानी उनको सशक्त करने में आपको लगता है कितना मददगार? बिल्कुल मदद करेगा। एक तो हम मानते हैं कि ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने जो नया साधन उपलब्ध करवाए, उससे तो जनता को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। आज हम देखते हैं कितनी नई प्रतिभाएं कोने कोने में बैठी, देश में विदेश में, सबकी प्रतिभा को एक स्थान मिला है और एक दूसरे का देखकर एप्रिशिएट करते हैं, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग करके कोई उल्टा काम न करे, ये देखना जरूरी है। इसका संयम की चाबी हमने प्लेटफॉर्म के पास ही रखी है। अच्छा सर, ये जो सभी गाइडलाइंस आए हैं वो कब से फिर लागू होंगे? ये जैसे कहा 3 महीने में ये लागू होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग पालन करेंगे, और इसका दुनिया भर में स्वागत हुआ है, आगे भी होता रहेगा। सबकी आशंकाएं गलत साबित होगी अगर किसी के मन में है तो, लेकिन आज भी ये देख रहा हूं मैं कि लोगों को लगा था कि बहुत कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, क्या तो नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, मोदी सरकार क्रिटिसिज्म में भी विश्वास करती है। लेकिन समाज में वैरभाव पैदा करना, डिवाइड करना, देश के खिलाफ साजिश करना और अपने मित्र देशों से संबंध बिगाड़ना, ऐसी कोशिश करना और देश के तरक्की के खिलाफ जो आते हैं, वो गलत काम जो है उसको ही हम गलत मानते, बाकी किसी को गलत नहीं मानते। शुक्रिया सर। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे सरकार द्वारा सोशल मीडिया के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ बातचीत। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी सुन सकते हैं।